नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज की तारीख की बात करें, आज के दौर में कोलकाता, बदलापुर, अकोला, देहरादून, ये सब सिर्फ शहरों के नाम नहीं हैं। ये सारे शहरों के नाम एक बुरे हादसे से जुड़ते चले जा रहे हैं। खबरों में टीसते हुए जख्मों के नाम हैं जिन्हें इस देश की आधी आबादी अपने जिस्म पर झेल रही है, अपनी रूह पे झेलती है। वो रेप की शिकार होती हैं और मारी जाती हैं। समाज में कोई डॉक्टर हो, स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियां हो, सबके हिस्से में यही नियति आती है। ये अपराध जैसे सबके संरक्षण में फल फूल रहा है। पुलिस मामलों की ठीक से जांच नहीं करती। प्रिंसिपल आरोपी को बचाते हुए पाए जाते हैं। नेता अपने अपने राजनीतिक रुझानों के हिसाब से बयानबाजी करते हैं। शुक्र है कि इस देश में एक अदालती व्यवस्था है जो चीज़ों को दुरुस्त करने में लगी है। उत्पीड़न और नाइंसाफ़ी की इन खबरों पर नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं कोलकाता से। आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उस पर सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम मामले में उन पक्षों को आड़े हाथों लिया है। उसने जांच पर सवाल उठाए हैं, प्रिंसिपल पर सवाल उठाए हैं, डॉक्टरों को नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस चौतरफा हिदायत में सबसे ज्यादा निशाने पर पुलिस रही। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस पारदीवाला ने यहां तक कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी है। अदालत ने पूछा, एफआईआर में 14 घंटे की देरी क्यों हुई? और इस पर हैरानी जताई कि अंतिम संस्कार के बाद दर्ज की गई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट की चौतरफा हिदायत का दूसरा कोना प्रिंसिपल से जुड़ा रहा। प्रिंसिपल पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने पूछा कि कॉलेज प्रिंसिपल किसे बचाने की कोशिश में थे और कहा कि उन्हें खुद एफआईआर करानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से भी अपील की है कि डॉक्टर अपने काम पे लौटें और यह भी कहा कि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा का ख्याल रखे और भरोसा दिलाया कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि सुझाव के लिए मंत्रालय का एक पोर्टल होगा। तो अच्छी बात यह है कि दिल्ली के एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। कोर्ट ने डॉक्टरों से भी ये अपील की थी कि वो अपनी हड़ताल को वापस लें। इसके बाद एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। इसमें ये हिमांशु, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है एक तरह से लेजिस्लेचर को, जो जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उनको फटकार लगाई है। चाहे बात कोलकाता की हो, चाहे बात बदलापुर की हो, वहाँ पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले का संज्ञान लिया है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, सवालिया निशान है हमारी कानून व्यवस्था पर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर। तो कोर्ट में आज जो हुआ है उसकी डिटेल्स, कोर्ट काफ़ी सख्त नजर आया है इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई है उसमें कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से इस रेप मर्डर केस की जांच की है उससे वो कटघरे में है, ये बहुत साफ हो गया आज। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही सख्ती भी दिखाई है। कई बार ऐसा लगा कि जजेस नाराज़ भी थे, क्योंकि ये सवाल हियरिंग के दौरान उठा कि जब ट्रेनी डॉक्टर जो है उसका मर्डर सुबह हुआ था, तो सबसे पहले तो एफआईआर रात को 11:30 बजे के बाद क्यों कराया गया, और दूसरी बात, जब एक अननेचुरल डेथ का मामला था, डेथ हॉस्पिटल में हुआ था, तो उसके बावजूद जो है पोस्टमार्टम पहले किया गया, एफआईआर बाद में क्यों किया गया। तीसरा सवाल ये था कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दर्ज कराया जाना चाहिए था, क्योंकि डेथ जो है ट्रेनी डॉक्टर का हॉस्पिटल में हुआ था। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई वो पीड़ित के पिता के कहने पर रात को 11:30 बजे 11:40 के आसपास दर्ज कराई गई।
चौथी बात, जो क्राइम सीन है उससे मैनिपुलेशन का भी एक सवाल उठा नगमा। यहाँ पर आमतौर पर जब भी कहीं क्राइम होता है तो जो लोकल पुलिस होती है वो सबसे पहले जो क्राइम स्पॉट है, जो क्राइम सीन है, उसको सील कर देती है, जिससे कि वहाँ जो सबूत है जो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी भी क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेशन में, उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके और जांच जल्दी से आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन इस केस में सीबीआई ने जो जांच की है उसमें सीबीआई को बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सेमिनार रूम में, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी रेप के बाद। तो बहुत सारे सवाल हैं। आपने एक सवाल प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर भी पूछा कि क्यों परिवार को पहले ये बताया गया कि पीड़िता जो है उसने आत्महत्या की है, बाद में कहा गया कि ये डेथ हुआ है, बॉडी देर से की गई। कई स्तर पर कई तरह के सवाल आज हियरिंग में उठे हैं और इससे निश्चित तौर पर जो कोलकाता पुलिस है वो कटघरे में है। तो कोलकाता पुलिस पे हिमांशु, न सिर्फ हिमांशु एक मिनट, कोलकाता पुलिस पर किस तरह के आरोप, जैसे जब एक जो बड़ा सवाल है वो इस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पे भी है, क्योंकि जब जस्टिस पारदीवाला ये कहते हैं कि 30 सालों में ऐसा मामला नहीं देखा, लड़की का अंतिम संस्कार हो गया, एफआईआर नहीं हुई, पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है, आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो पुलिस पर क्या क्या सवाल और क्या सख्त टिप्पणी की है? पुलिस का रोल जो है वो कैसे सवालों के घेरे में है? देखिए, पुलिस पर यह आरोप है कि जो तय प्रोटोकॉल है देश में किसी भी क्राइम केस का, मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन का, उसको फॉलो इसमें नहीं किया गया है। सबसे पहली बात कि जब पुलिस को ये जानकारी एक तो देरी से दी गई स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और उसमें करीब 3 घंटे की देरी हुई, यानी जिस वक्त पुलिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को उस लड़की की अनकॉन्शियस बॉडी मिली, उसके बाद पहली जानकारी जो पुलिस को दी गई वो करीब 10 बजे के आसपास थी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो एफआईआर जो है उससे 14 घंटे, करीब 13-14 घंटे के बाद दर्ज की गई है। तो पहला सवाल यही है कि देश में किसी भी क्राइम केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की जो प्रोटोकॉल है, जो लीगल नॉर्म्स हैं, कानूनन जो कायदे कानून हैं, उसका पालन कोलकाता पुलिस ने नहीं किया है। दूसरी बात, क्राइम सीन को अनटच छोड़ दिया गया, और जब सीबीआई की टीम 5 दिन बाद जब उन्होंने जांच शुरू की तो उनको वहां पर सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी रेप करने के बाद। सवाल सुरक्षा को लेकर भी है, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि कैसे हजारों लोग हॉस्पिटल प्रेमिसेस में घुस गए और वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां पर मर्डर हुआ था, और उन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। तो सवाल सबूत को नष्ट करने का भी है, मैनिपुलेशन करने का भी है, और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब पुलिस ने जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया, क्राइम सीन को अनटच छोड़ दिया, सबूत नष्ट कर गए, और बाद में कैसे सैकड़ों लोग जो हैं वो हॉस्पिटल परिसर में घुसने में कामयाब हुए जब डॉक्टर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो फेलियर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफलता का भी है और पुलिसिया जांच का भी है। नगमा, 2 बड़े सवाल है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और पुलिसिया जांच, जिसमें कि काफी तरह के विरोधाभास नजर आ रहे हैं, और ये कि क्राइम सीन को टैंपर किया गया। धन्यवाद आपका हिमांशु। कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये एनडीटीवी की, इसमें कई बातें सामने आई हैं पड़ताल में जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। इनसे आरोपी के मनोविज्ञान का पता चलता है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय राय ने जुर्म के दिन पॉर्न वीडियो देखे, उसके मोबाइल में कई तरह के हिंसक पॉर्न वीडियो मिले, अक्सर वो रेड लाइट एरिया जाता था। संजय राय की 2 शादियों की बात आई है। मां ने कहा कि एक शादी हुई है, बहन ने बताया कि 2 शादियां हुई हैं। वारदात के दिन रेड लाइट एरिया जाने पर अस्पष्ट जवाब है। संजय राय जो है वो एक हाइपरसेक्सुअलिटी का शिकार था। संजय राय की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से कई तरह के खुलासे आए हैं। संजय राय की निजी जिंदगी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहे हैं। आरोपी संजय राय का सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया है, और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में कई खुलासे हुए हैं। ये टेस्ट दिल्ली से सीएफएसएल के आए 5 एक्सपर्ट ने किया है, और 5 घंटे तक ये टेस्ट चला। इस टेस्ट के दौरान आरोपी संजय राय ने ये बताया कि वारदात के पहले वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया था, उसने शराब पी और अपने मोबाइल में कई पॉर्न वीडियोस देखे हैं। उसके मोबाइल से कई पॉर्न वीडियोस भी बरामद हुए हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। सीबीआई इस मामले में इस
इन तमाम एंगल से जांच कर रही है कि क्या संजय राय सीरियल ऑफेंडर है, क्या उसने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसकी जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान ऐसी आशंका है कि जो संजय रॉय है वो सेटाराइसिस हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित है, यानी कि सेक्स के लिए अति कामुकता से वो ग्रसित है, ऐसा इस टेस्ट के दौरान लगता है। उसने 4 शादियां की थीं और उसकी जो बहन है उसने 2 शादियां की थीं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कई खुलासे सामने आए हैं, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि आरोपी वारदात के पहले जो है वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया, उसने शराब पी और उसके बाद फिर पॉर्न वीडियोस देखे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कोलकाता से कैमरामैन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि डीएनए रिपोर्ट में ये साफ हो पाएगा कि इस केस में सिर्फ एक आरोपी यानी गिरफ्तार संजय रॉय की भूमिका है या फिर इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। फिंगरप्रिंट्स भी कई उसमें से मिले हैं। तो इस पर क्या और जानकारी है, बता रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में सबसे अहम होने वाली है डीएनए रिपोर्ट। दरअसल सीबीआई ने मौकाए वारदात पर जाकर जो नमूने लिए हैं, जिसमें मृतक लड़की के बाल हैं, नाखून हैं या उसके स्किन के नमूने हैं, इसके साथ ही जो आरोपी संजय रॉय है उसके भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ में लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो स्वयं मिला है उसके नमूने भी डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। अब सीबीआई इस डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। अगर ये नमूने संजय रॉय के नमूनों से मैच कर गए तो फिर ये साफ हो जाएगा कि संजय रॉय ही इस घटना में शामिल है। अगर इसमें कुछ और डीएनए सैंपल पाए गए तो फिर ये मालूम चलेगा कि इसमें एक के अलावा कुछ और आरोपी हैं। और अगर संजय रॉय के जो ब्लड सैंपल है उसका जो डीएनए है अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर पूरी कहानी पलट जाएगी। तो सीबीआई की जांच में डीएनए की रिपोर्ट, डीएनए की सैंपलिंग सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये साइंटिफिक टेस्ट है और कोर्ट में भी इस टेस्ट को स्वीकार किया जाता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मामले में जो है वो जांच को नई दिशा मिल जाएगी, मामला पुख्ता हो जाएगा। तो सीबीआई ने सभी जो डीएनए के सैंपल हैं, जो ब्लड की सैंपल हैं, वो दिल्ली में CFSL लैब में भेजे हैं और वहाँ पर जो डीएनए की सैंपलिंग है वो होनी है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी साइंटिफिक तौर पर जो इस केस में की जांच है उसको एक दिशा मिल जाएगी और सीबीआई के पास जो सबसे अहम सबूत है वो हो जाएगा। हालांकि अब तक की जांच में ये बात ज़रूर सामने आई है कि घटना के वक्त केवल संजय रॉय ही सेमिनार हॉल के अंदर गया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में वो 8 और 9 अगस्त की रात अकेले अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 45 मिनट रुकने के बाद वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही कि वो अकेला इस पूरे घटना में शामिल था, लेकिन सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी एफआईआर को ओपन रखा हुआ है और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उस हिसाब से जांच की दिशा तय होगी। सीबीआई ये जांच कर रही है कि क्या ये मामला सिर्फ रेप का है या गैंग रेप का है, क्या इसमें एक आरोपी है या कई लोग शामिल हैं। तो इसमें डीएनए की जो रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और उससे जांच को एक नई दिशा मिल जाएगी और सबूतों के तौर पर सबसे अहम सबूत इस रिपोर्ट के बाद मिल जाएगा। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में जुटी हुई है। आरोपी संजय राय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई जांच के बारे में क्या अब तक हुआ है, सीबीआई इस जांच में क्या बातें सामने आई हैं, देखिए मुकेश की रिपोर्ट। कोलकाता के इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली और दूसरी मंजिल पर सीबीआई का दफ्तर है, जहां पर आरोपी संजय रॉय और आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। संदीप घोष से 7वें दिन लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले 78 घंटे उससे पूछताछ हो चुकी है। उसके मोबाइल को सीबीआई ने सीज कर लिया है। उसकी जो गाड़ी है उसकी भी जांच की गई और उस पर जो सबसे बड़ा आरोप है, जो कि सीबीआई ने कोर्ट में भी कहा कि क्राइम सीन में बदलाव किए गए, यानी कि
क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश की गई और सीबीआई ने कहा कि वहाँ पर कई सबूत जो है वो नष्ट किए गए। तो इस तरह से जो आरोपी संजय रॉय है उससे तो पूछताछ चली रही है, लेकिन जो संदीप घोष हैं उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने क्यों जो मृतक लड़की है उसके परिवार को 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी और उसके बाद 9 अगस्त की दोपहर को 3 बजे मृतक लड़की का शव उसके परिवार को दिखाया। तब पता चला उसके परिवार को कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। यहाँ तक कि इस घटना के बाद संदीप घोष ने पुलिस को जानकारी देने से पहले एक मीटिंग की और मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस को भी घटना के 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी गई और तब जाकर कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ये भी सीबीआई ने कहा कि जो घटना स्थल है उसकी वीडियोग्राफी ना करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों के दबाव डालने के बाद वहाँ पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी की गई। तो इस तरह से सीबीआई ये तमाम सवाल जो संदीप घोष है उससे पूछ रही है कि आपने ये सारी जानकारियाँ क्यों छुपाई, आपने पुलिस को जानकारी देर से क्यों दी, और आप एक डॉक्टर हैं, आपको शव देखते ही मालूम चल जाना चाहिए था कि लड़की की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, क्योंकि मृतक लड़की के शरीर पर चोट के 14 से ज़्यादा निशान थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके परिवार ने देखते ही बता दिया कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन जो प्रिंसिपल थे उनको आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी, जबकि डॉक्टरों ने, वो एक मेडिकल कॉलेज है और सबसे पहले उसका शव डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा था। तो इसको लेकर लगातार जो सवाल हैं वो संदीप घोष से किए जा रहे हैं। 7वें दिन उससे पूछताछ चल रही है और अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो संदीप घोष हैं उन्होंने कई जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए हैं और इसीलिए उन पर जो सबूत मिटाने का मामला है उसके तहत वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो लगातार पूछताछ जारी है और सीबीआई इस मामले में तमाम जो वैज्ञानिक टेस्ट हैं, जो तकनीकी जांच है, वो भी लगातार कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो कोर्ट ने काफ़ी सख्ती आज दिखाई है और कोर्ट ने न सिर्फ कलकत्ता के मामले में लेकिन उधर महाराष्ट्र में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बहुत सख्ती दिखाई है। बदलापुर के मामले में आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हाल की तस्वीरें हैं। इन चारों शहरों के नाम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सामने आ रहे हैं। कोलकाता, बदलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, अकोला महाराष्ट्र में और देहरादून, इन सभी जगहों पर जो हाल में घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर होती है, लेकिन इन जगहों पर हाल में घटनाएं हुई हैं जिनसे बहुत आक्रोश लोगों में है। बदलापुर में भी बड़ी तादाद में लोगों ने रेलवे लाइन को ब्लॉक करके, पेरेंट्स, अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी की गई। स्कूल में स्कूली बच्चियाँ थी, ये नर्सरी क्लास की, और वहाँ पर हमने देखा कि ऐसी हरकतें हुई। इधर कोलकाता में, अकोला में, देहरादून से भी इस तरह की हरकत सामने आई है और इन सभी जगहों पर बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। कोलकाता में वारदात के पहले आरोपी रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी गया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में ये बातें सामने आई हैं। सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनमें से कुछ महिलाओं से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के सोनागाछी एरिया में और ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ करीब 12,000 सेक्स वर्कर हैं। जो जांच हुई है अब तक मेडिकल की छात्रा की हत्या और रेप के मामले में, उसमें जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि आरोपी संजय रॉय वारदात के पहले शराब पीकर इसी इलाके में आया था और फिर यहाँ से वो गया, उसने पॉर्न वीडियोस देखे और फिर वारदात को अंजाम दे दिया। मेरे साथ कई महिलाएं हैं जो यहाँ सेक्स वर्कर के राइट्स के लिए काम करती हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जो ये पूरी घटना हुई है इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? एक महिला को उसके साथ रेप हुआ और फिर उसको मार दिया गया। देखिए, हम लोग सेक्स वर्कर हो चाहे कोई महिला हो, ऐसा अत्याचार हो हम लोग नहीं चाहते। कि हम लोग पहले से अब 30 साल हो गया हम लोग ये काम करता है कि महिला का राइट्स के लिए, सेक्स राइट्स के लिए। तो जब राइट्स के लिए काम करता है तो किसी बार कोई वायलेंस हो ये तो अच्छा बात नहीं है। ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग भी चाहते हैं उसका सब कोई जैसे रैली कर रहा है, प्रतिवाद कर रहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि उसका
असली जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि उसका क्या बोले समान समान उसका भी उसका वो होना चाहिए कि फैसला होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। ऐसा होना भी नहीं चाहिए आगे जाके, और दूसरा कोई महिला पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो आरोपी संजय रॉय है, कहा जा रहा है कि वो इस इलाके में आया था इस घटना के पहले। क्या कभी आप लोगों ने उसको देखा या उसके बारे में कोई जानकारी आपको यहाँ पर? देखिए, हम लोगों ने तो उसको देखा नहीं, मगर अभी टीवी में जो न्यूज आ रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं जो ये संजय राय है। तो यहाँ पर हर किस्म का आदमी आते हैं, तो हम लोग उसको चिंते नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो शराब पी के इस इलाके में आता रहता था, तो क्या लोग इस तरह से आते हैं बहुत ड्रिंक होकर, या इस तरह से लोग आते रहते हैं यहाँ पर? देखिए, मालूम ही नहीं है उसके बारे में। सुने एक बात है, कस्टमर लोग तो यहाँ पर आते हैं ड्रिंक्स करके, ये जगह है यहाँ पर ड्रिंक्स करेंगे सब कुछ, मगर देखिए कोई किसी महिला के ऊपर में अत्याचार करता है तो ये तो अन्याय है ना। इसके लिए हम लोग भी चाह रहे हैं हमारे संगठन की तरफ से जो अन्याय के साथ में जो लोग सिर्फ संजय राय नहीं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का जस्टिस होना चाहिए और इनको सजा मिलना चाहिए। तो मैम, कई लोग यहाँ पर आते हैं, क्या जिस तरह से उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके मोबाइल में बड़े पॉर्न वीडियोज़ मिले हैं और काफ़ी हिंसक वीडियो हैं, वायलेंट वीडियो हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं, क्या वो इस तरह की नेचर के होते हैं कि हिंसक होते हैं, या कई बार जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको परेशानी होती है ऐसे लोगों से? कोई इस तरह के लोग भी आते हैं? देखिए, कोई कस्टमर लोग आता है सेक्स वर्कर के पास, तो वो तो नहीं चाहेगा ना किसी पर वायलेंस करे, पुलिस पकड़े, उसको जेल में डाले, ऐसे तो नहीं चाहता है ना। वो लोग आता है अपना रिलैक्स करने के लिए, आपको रिलैक्स करके चला जाता है। लेकिन ये जो गुंडा लोग है, बदमाश है, वही लोग ये सब काम करता है। अच्छा। कस्टमर लोग नहीं करता है। वो जो संजय का बात बोल रहा है, तो वो हम लोग को भी नहीं देखा, उसका नाम पर सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अभी टीवी में देखा रहा है, वही हम लोग देखा। तो यहाँ पर सेक्स वर्कर्स के लिए, राइट्स के लिए काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने, या जिनको ये जानती हैं सेक्स वर्कर को, उन्होंने संजय रॉय को पहले कभी नहीं देखा। टीवी पर देखकर उनको मालूम चला कि वो इस इलाके में आया था और इस तरह का आरोपी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये भी कह रहे हैं कि वो भी इस लड़की की हत्या और रेप के मामले में जो इंसाफ की मांग उठ रही है, जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में ये भी शामिल हैं। कोलकाता से कैमरामैन GD शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और ब्रेक के बाद कोलकाता से लेकर बदलापुर तक कोर्ट की क्लास। बदलापुर के मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने की है सख्त टिप्पणी। एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने इस दौरान काफ़ी सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि जब 4 साल की बच्चियां बख्शी नहीं जा रही हैं, स्कूल सुरक्षित नहीं है, तो अधिकार की बात बेमानी है। बिना सड़क पर उतरे क्या गंभीर जांच नहीं होगी? 13 तारीख की ये घटना है और FIR 16 को होती है। मामला दबाने की कोशिश ना करें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित के साथ परिवार का बयान भी दर्ज हो। धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया जाए और अगली सुनवाई से पहले जांच की पूरी जानकारी दें। अब मंगलवार को इस पर अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बदलापुर में जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उसके बाद काफ़ी आक्रोश रहा यहाँ पर के लोगों में, खास करके अभिभावकों में। छोटी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म किया गया था और रेलवे लाइन को ब्लॉक किया। लगातार इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक युवती ने अपने साथ रेप की वारदात की शिकायत दर्ज की है। चाणक्यपुरी दिल्ली का एक काफ़ी VIP इलाका है। वारदात मंगलवार रात की है। पीड़ित युवती ने अपने दोस्तों पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खबर, क्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अपनी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है, इस ब्रेक के बाद। और अब बिहार, MP और UP की शिक्षा व्यवस्था पर बात।
पिछले साल देश भर में 65 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग के मुताबिक 10वीं क्लास के करीब 33.5 लाख छात्र अगली क्लास में नहीं गए, जिसमें से 5.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए और 28 लाख फेल हो गए। 10वीं की बात करें तो सबसे ज़्यादा असफल छात्र मध्य प्रदेश से हैं, जबकि यूपी और बिहार दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 12वीं का हाल भी ऐसा ही है, जहां 32.4 लाख छात्र पास नहीं हुए, जिसमें 5.2 लाख छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, जबकि 27.2 लाख छात्र फेल हो गए। 12वीं का सबसे खराब रिजल्ट उत्तर प्रदेश का रहा है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। स्कूल में पैसा लेके पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाई देता है, और जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, टाइम पे शिक्षक नहीं मिलते हैं। अच्छे से शिक्षक लोग को भर्ती तो करते हैं, लेकिन वो लोग समय पे आते हैं लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं करते हैं। पढ़ाई उनको करना चाहिए, बच्चा लोग को अच्छे पढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कारण ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कभी हेड मास्टर नहीं आते हैं तो कभी टीचर नहीं आते हैं। और प्राइवेट स्कूल में इसलिए पास करते हैं, वहाँ पैसा लगता है, पैसा लगने वाला जहाँ पास कर ही जाएंगे। और ये जो है हेड मास्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, ये सब पढ़ाई बच्चे लोग पर ध्यान देते ही नहीं हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता और क्या, टीचर का कमजोरी। क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं? टीचर का कमजोरी है, टीचर अच्छा से टीचिंग नहीं कर पाते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा अगर ट्यूशन मिले उसको क्यों नहीं पढ़े के पास हो गया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों पास हो गए? प्राइवेट स्कूल में आपको ट्यूशन मिलता है, अलग से उसका परिवार का पढ़ाता है गार्जियन। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि गाइडेंस प्राइवेट सेक्टर में जितना गाइडेंस है उतना गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आप चले जाओ स्कूल वगैरह में, किसी तरह का कोई भी स्टडी वगैरह जो है टीचर को मतलब ही नहीं होता है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने सैलरी से मतलब होता है। लेकिन अपने प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, गाइडेंस की बात की जाए, प्रॉपर बच्चे को जो शिक्षा देनी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि जिनके पास अगर नहीं भी है ना, वो भी बेचारे मजबूर है अपना घर बेच के, अपना खेत बेच के, अपना ज्वेलरी वगैरह रख के वो भी बच्चे को पढ़ाने के मजबूर है प्राइवेट सेक्टर में। कोई नहीं चाहता कि हम प्राइवेट सेक्टर में बच्चे को हम वो करें। हम भी चाहते हैं कि हम भी सरकार का लुत्फ उठाएं, सरकारी हम उसमें हम भी भेजें, बट वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। बढ़िया से ध्यान नहीं देता है, टीचर लोग बढ़िया से पढ़ाता नहीं है, इसके वजह से प्राइवेट स्कूल में थोड़ा ध्यान देता ही है सर। प्राइवेट स्कूल में ध्यान देता है, बढ़िया से पढ़ाता भी है। अब सरकारी स्कूल में तो बहुत कम आता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड थर्ड डिवीज़न से पास होता है। क्योंकि टाइम पे शिक्षक लोग पहुंचते नहीं हैं। यदि कुछ टीचर पहुंच भी जाते हैं तो कोई बच्चा को ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा आ रहा है स्कूल में, साइड में खेल रहा है, कूद रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, दीवार पर जो फान रहा है, दूसरे का घर झांक रहा है। यदि एकागो टीचर उसमें बढ़िया भी है तो वो अकेला क्या कर सकता है, पूरा सिस्टम तो सुधार नहीं सकता है। इसीलिए अभी तत्काल सिस्टम को सुधारने के लिए और कुछ टाइम लगेगा, तभी ये चीज़ सुधरने वाला है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है और जो शिक्षक है वो ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं। समस्या क्या है? अब हम इस वक्त इन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, तो इन 3 जगहों से हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हैं। अनिल सदगोपाल हैं, शिक्षाविद मध्य प्रदेश, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रगेश प्रसून हैं बिहार से शिक्षाविद, और प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी हैं BHU से हैं। तो सेंट्रल बोर्ड की तुलना में स्टेट बोर्ड में छात्र ज़्यादा फेल हुए हैं, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, अनिल सदगोपाल जी, मध्य प्रदेश अगर 10th की बात की जाए तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, कारण आप क्या देखते हैं? स्टेट बोर्ड में इस तरह के रिजल्ट्स क्यों दिख रहे हैं? ये जो सवाल उठा है और लोगों को इतनी दर्द है, इसका इलाज भी कड़वा होगा और इस कड़वी हकीकत को समझना होगा, उसकी तैयारी करना आसान नहीं है। तो मुझे जितना थोड़ा बहुत आप समय देंगे मैं अपनी बात को जल्दी कहूँगा जी। पहली बात तो ये कि सन 2009 में शिक्षा अधिकार का कानून संसद ने पास किया। ये 8वीं क्लास तक की शिक्षा के लिए बना था, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के लिए। और उसमें उस कानून में लिखा हुआ, जो संसद ने पारित किया, उस कानून में लिखा हुआ है
गैर शैक्षणिक कामों पर शिक्षकों को लगाने से रोक, ये टाइटल है उस कानून के हिस्से का, गैर शैक्षणिक कामों पर शिक्षकों को लगाने पर रोक। और उसके बाद लिखा है कि शिक्षकों से सब काम करवाए जाएंगे, जिसमें चुनाव भी होगा, मध्याह्न भोजन का देखरेख भी होगा, उसमें इनके अलावा जनगणना भी होगी, पंचायतों को संभालना भी होगा और गांव का भी सर्वेक्षण करना होगा। ये सब होगा, पर गैर शैक्षणिक कामों में उनको नहीं लगाया जाएगा। मुझे 2013 की याद है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव शुरू हुए, पंचायत से शुरू हुए और चलते चलते विधानसभा तक गए। जब तक चुनाव शुरू हुए कोई 11 महीने बीत चुके थे और 11 महीने मध्य प्रदेश के स्कूल 2013 में बंद रहे, चुनाव करवाते रहे, उसमें लगे रहे शिक्षक। ये किसी को तकलीफ़ नहीं है। इस तकलीफ़ को दूर करने का इलाज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिया, बहुत स्पष्ट करके दिया। वहाँ पर एक पिटीशन लगी थी एक स्कूल टीचर की कि मुझे ठेके पे रखा गया है और ठेके पे जो मुझे पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मुझे मिलता है। तो इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हम कभी भूल नहीं सकते, भूलना चाहिए भी नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिस भी व्यक्ति को सरकार की ओर से कुछ भी, सरकार की खजाने से कुछ भी मिलता है, कम पैसा ज़्यादा पैसा, चाहे वो ठेकेदार हो अंबानी अडानी जैसा, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, सांसद हो, उसको तनख्वाह मिलती है सरकार से। तो ऐसे सब लोगों को अब आदेश दिया जाता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, और नहीं पढ़ाएंगे तो उनको जो कुछ फ़ायदा हो रहा है, सरकार से पैसा मिल रहा है, वो बंद किया जाए। तो इसके खिलाफ तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी। IAS ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्हें तुरंत वहाँ पे पिटीशन लगा दी और फिर पिटीशन चलती रही, महीनों चलती रही और कुछ बदला नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। तो ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। केवल यही नहीं, ये सब होने के बहुत पहले एक और परिवर्तन हो गया था, विश्व बैंक के आदेश पर किया गया। विश्व बैंक ने आदेश दिया कि आप अपने स्कूल के टीचर को बहुत पैसा देते हैं, पैसा कम कीजिए। तो भारत सरकार ने आदेश के सामने माथा टेक दिया, विश्व बैंक के आदेश पर। और उसमें तय ये हुआ कि अब ठेके पर शिक्षक लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में उसके लिए नाम है संविदा शिक्षक। ठेके पे शिक्षक लिए जाएंगे और जो ठेके पे शिक्षक लिया जाएगा उसको कोई और जो किसी भी एम्प्लॉय को, सरकार के एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं मिलती है कोई भी नहीं मिलेगी। न छुट्टी मिलेगी, न इलाज के लिए पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो ठेके पे आ गया शिक्षक, उसका तो अब कोई प्यार ही नहीं है स्कूल के साथ। अभी कोई कह रहा था पढ़ाते नहीं स्कूल पे टीचर। अरे भाई, स्कूल को प्यार तो करेंगे तब करवा पाएंगे। तो स्कूल उनकी इज्जत नहीं करता, स्कूल का सही बात। मैं आप इन बाकी दोनों मेहमानों को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी। जी, अनिल सदगोपाल जी, आपने सही बात उठाई। बाकी दोनों जो मेहमान हमारे साथ हैं, दोनों और शिक्षाविद, इनको भी जोड़ लें इसमें कि एक बड़ी समस्या है, जैसे सारे लोग भी कह रहे थे कि टीचर्स समय पे नहीं पहुंचते, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, खास करके जो सरकारी स्कूल हैं। तो प्रगेश प्रसून जी, एक सेकेंड सर, इनको भी जोड़ दे जरा साथ में। हाँ, प्रगेश प्रसून, आपको भी एक बड़ी समस्या ये लगती है जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं सरकारी स्कूलों में, खास करके ये प्रॉब्लम है। स्टेट बोर्ड्स में किस तरह के सुधार आपको लगता है कि होने चाहिए? देखिए, दिस इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें आधारभूत लेवल पे सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ टीचर नहीं आना और स्टेट बोर्ड की प्रॉब्लम, ऐसा कहना गलत होगा। देखिए, अभी आपने जो अनिल सदगोपाल जी कह रहे थे ना कि जब आप टीचर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती या उनको बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलती, तो आप क्वालिटी टीचर्स भी नहीं ला रहे जिनको पढ़ाने में दिलचस्पी हो। उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और हमारे बिहार में भी अभी कुछ वर्षों तक यही स्थिति रही है, लेकिन पिछले सालों से हमने पूर्ण रूप से बिहार के कमीशन आयोग के द्वारा ही शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को तो बिहार में एक हद तक सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन जो आपका एक बहुत ही सटीक प्रश्न आपने उठाया था कि स्टेट बोर्ड में से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं राष्ट्रीय बोर्ड की तुलना में। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझाना जरूरी है कि जो बिहार की शैक्षणिक स्थिति है और उसकी जो आधारभूत संरचना है, उसका इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। मान लीजिए बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है सबसे राष्ट्र में सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कांट अफोर्ड
जो ये प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते तो राज्य वो स्टेट बोर्ड से ही इनरोल होते हैं, और स्टेट बोर्ड में अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो भी सरकारी स्कूल, जैसा कि सर ने बोला, अभी सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है, बिहार सुधार कर रहा है। पिछले विगत वर्षों से यहाँ पर अच्छी सुधार की प्रक्रिया चल रही है, बट प्राइवेट स्कूल की तुलना में यहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। सो ओवरऑल कई लेवल पे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। एक तो स्कूल की जो व्यवस्था सरकारी स्कूलों की उसको सही करने के साथ साथ जो ओवरऑल सामाजिक और आर्थिक संरचना है उस पे भी एक गहन काम होनी चाहिए, जागरूकता फैलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो पूरा हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम है उस पे एक बिल्कुल वार फुटिंग पर रिफॉर्म होनी चाहिए। जी जी, तो ये आपने कहा जो वॉर फुटिंग पर रिफॉर्म, त्रिपाठी जी ये वॉर फुटिंग पर रिफॉर्म आप कैसे देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस रिफॉर्म में, और क्यों ये हिंदी पट्टी में ज्यादा दिख रहा है? आखिर ये समस्या जो है यहाँ पर ही ज्यादा क्यों है? नगमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आदरणीय अनिल सतगोपाल जी की बातों से अपने को पूर्णतया जोड़ लेता हूं। बिल्कुल जितनी बातें उन्होंने कहा, हम इसके दो पक्ष की चर्चा करना चाहेंगे। वादपुर पर हम बात करते हैं, केवल शिक्षक को एकमात्र शिक्षक ही जिम्मेदार है, इस बात को हम नहीं कर सकते। जरा प्राथमिक में आप समझिए कि कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई है, नई शिक्षा नीति में कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल करना ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कक्षा 8 का कोई बच्चा अगर फेल नहीं होगा और फिर वो 9-10 में जाकर जब बोर्ड की परीक्षाओं में जाएगा और बेसिक ज्ञान उसके पास नहीं होगा तो फेल तो होगा ही नहीं। पर ये सिर्फ यूपी बिहार एमपी में क्यों ज्यादा समस्या आ रही है, ये भी बात है सर, कि बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब दो बातें हम आपको बताना चाहते हैं। यूपी बिहार एमपी की पहली बात तो आपको बता दें, जो केंद्र के हमारे बोर्ड 3 बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईएससी, इनकी ज्यादातर ब्रांच जो है वो शहरों में है, क्योंकि इनकी मान्यता के मानक अक्सर संपन्न लोग ही ले पाते हैं जो शहर में रहते हैं। यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में जितने संस्थान हैं 90% संस्थान स्टेट बोर्ड के हैं जो ग्रामीण इलाके। हमारी बात ध्यान से सुनिए, स्टेट बोर्ड की मान्यता लेने में कॉलेज सामान्य तौर पर ही चले जाते हैं जो पूरी योग्यता, अध्यापक छात्र का रेशियो और शैक्षणिक जो जितने टीएलएम हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इनके न होने के बाद भी उनको मान्यता मिल जाती है। इसलिए इन प्रदेशों की स्थिति थोड़ी ज्यादा गड़बड़ है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 3 नए प्रयोग किए। उन 3 नए प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि जो छद्म परीक्षार्थी थे, किसी बाहर के स्टेट का आते थे, उनको फिल्टर किया गया, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम बनाए गए। सीसीटीवी कैमरे में परीक्षा हुई तो नकल विहीन जो परीक्षा हो गई, सीसीटीवी से कंट्रोल रूम बना के देखा गया तो आपके सामने थोड़ा सा परिणाम गलत आ गया, तो गलत का मतलब कम आया। जी जी, नकल बंद हो गई, तो इसके चलते समस्या है यहाँ पे, आप कह रहे हैं। पहले यहाँ पर नकल बहुत ज्यादा प्रचलित थी। जी, बहुत ज्यादा थी। अब उसमें सुधार कर दिया, एकाएक सुधार आया तो फेल के प्रतिशत बढ़ गए। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा नगमा जी और आदरणीय हमारे जो विद्वान, देखिए बेसिक बात क्या है। बेसिक फाउंडेशन हमारा प्राइमरी शिक्षा ही हमारी पर्याप्त नहीं है। आदरणीय अनिल सतगोपाल जी ने जो कहा, मूल तो वहां गड़बड़ी है। जब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड में जाकर के ईमानदारी से परीक्षा होगी तो फेल होगी। ठीक है, आप लोगों ने 3 बड़ी बातें कही हैं। मेरे पास अब इतना ही वक्त है, माफ कीजिएगा कि मैं आपको इस वक्त यहाँ पे रोक रही हूँ, पर जो एक बात सामने आ रही है, एक तो ये भी कि कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रहे तो उनको वहाँ पर पढ़ाई के या ना अपने संस्थान से ज़्यादा लगाव रहा। ये भी बताया त्रिपाठी जी आपने कि नकल बंद हो गया और इसलिए स्टेट बोर्ड्स की हालत जो है वो ख़राब है। क्लास 8 तक जो है पढ़ाई पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता और अचानक बोर्ड की परीक्षा में उसके बाद बच्चे जो हैं वो दबाव के साथ जूझ नहीं पाते हैं। तो बुनियादी जो ढांचा है वहाँ पे गड़बड़ है, सुधार की ज़रूरत वहाँ से है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं इस वक्त अब 5 की बात में। आगे एक रिपोर्ट देखेंगे अमेरिकी चुनाव के दौरान चल रहे कैंपेन पर और कैसे डेमोक्रेट्स हमलावर हैं ट्रंप पे।
तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमेरिका में अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं और शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे बिल क्लिंटन हो या हिलरी क्लिंटन या बराक ओबामा या मिशेल ओबामा, और सबके सब डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथों में है। बाइडेन जब शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे तो उन्होंने कमला को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वो एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति साबित होंगी। 50,000 लोगों की भीड़ से उन्होंने कहा कि आजादी, लोकतंत्र और अमेरिका के लिए कमला और टीम को जिताएं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और जमकर ट्रंप पर हमले बोल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या फिर हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा हो या मिशेल ओबामा। वही पुराना झांसा, भद्दे महिला विरोधी नक्सलवादी झूठ, असली विचारों और समाधानों के बजाय जिनसे लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती, शिक्षा विभाग को बंद करने और किताबों पर पाबंदी लगाकर हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बख्शने के मूड में नहीं दिखी। उन्होंने ट्रंप पर कुछ ऐसे कमेंट किया, हमने उनको भागने पर मजबूर किया है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कमला के पास अमेरिका को आगे ले जाने के लिए चरित्र, अनुभव और दूरदृष्टि है। क्लिंटन ने देश भर के हजारों डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि हम दोनों यानी वो और कमला हैरिस ने साथ में वकालत शुरू की थी। मैं उनकी ईमानदारी को जानती हूँ। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी उसे संबोधित किया। ट्रंप पर निशाना साधते हुए क्लिंटन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मैं करते हैं। अगली बार जब आप उन्हें सुने तो इस बात पर ध्यान दें कि वो कितनी बार अपना जिक्र करते हैं और कितनी बार अमेरिका का। जब बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में थे तो ट्रंप अक्सर उन पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर हमलावर रहते थे। कमला हैरिस के रेस में आने से बाजी पलट गई है। बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि ट्रंप से तो मैं भी उम्र में कम हूं। 2 दिन पहले मैं 78 साल का हो गया। अपने परिवार में 4 पीढ़ियों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और एक व्यक्तिगत गौरव जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि मैं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप से छोटा हूं। अमेरिकी सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज ने आरोप लगाया कि ट्रंप रिपब्लिकन टैक्स घोटाले के मास्टरमाइंड रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप अराजकता के एजेंट हैं जो अमेरिकी लोगों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। ट्रंप ने चुनाव के बारे में झूठ बोलकर और कैपिटल पर हमला करने के लिए हिंसक भीड़ को उकसाकर हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन ने पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार ट्रंप को कॉन आर्टिस्ट भी बताया है, यानी वो जो अमेरिकी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि ट्रंप की तस्वीर वाले डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड खरीदने वाले डोनर्स को वो अपने रिजॉर्ट मार-आ-लागो पर दावतें दे रहे हैं। ट्रंप अपनी ही तस्वीर वाले मर्केंडाइज बेच रहे हैं। हॉलीवुड से लेकर दूसरी जानी मानी शख्सियतें और कई सेलिब्रिटीज अब कमला हैरिस का साथ दे रही हैं। डेमोक्रेट खेमे में जोश है और ट्रंप बैकफुट पर नजर आते हैं। लेकिन ये माहौल क्या वोटों में तब्दील होगा? क्या कमला हैरिस जीतकर अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन पाएंगी? ये अभी भी बड़ा सवाल है। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।